हाय हेलो नमस्कार सभी कैसे हो। आई होप फाइन होगे, बढ़िया होगे, मजे में होगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और जैसा कि टाइटल देख चुके हो वीडियो का, आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली किस चीज के ऊपर। जो हमने हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था, हमने द मुगल 16 टू 17 सेंचुरी। इस चैप्टर में बेसिकली हमने मुगल्स की पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी कि मुगल्स कौन थे, कहाँ से आए थे एंड ऑल दैट। उसी के ऊपर उसी की एनसीईआरटी हम आज क्या करने वाले हैं, उसी की एनसीईआरटी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ठीक, पीडीएफ खोल लेंगे मुझे। ये गया माई फाइल्स में, डाउनलोड्स, टेलीग्राम टेलीग्राम फॉर पीडीएफ ऑलवेज। ये यप, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ठीक, मैच द फॉलोइंग है, मैच करते हैं। ठीक, मैच कैसे करेंगे लेकिन देखो, मैं बता रहा हूँ मैच करना है, जिसमें ऑप्शंस नहीं दिए तो मैं मैच कर नहीं पाऊंगा। मैं बता रहा हूँ उसको मैच करना है। ठीक, मनसब, मनसब जो है वो कहाँ जाएगा? मनसब जाएगा मनसब जाएगा रैंक में। ठीक, मंगोल कहाँ जाएगा? मंगोल विल बी उज्बेक। ठीक, सिसोदिया राजपूत, सिसोदिया राजपूत मेवाड़ जाएगा। ठीक, राठौड़ राजपूत जाएगा मारवाड़, और नूर जहां जाएगा जहांगीर। ठीक, अब आते हैं फिर इन द ब्लैंक्स पे। द फाइव डीकन सल्तनत्स वर बेरार, खंदनेश, अहमदनगर एंड। ठीक, फाइव डीकन सल्तनत्स कौन कौन से थे? ये दिया है क्या? आई डोंट थिंक ये दिया है। फाइव डीकन सल्तनत्स क्या हो सकता है इसका? बीजापुर और गोलकोंडा। ठीक, आई थिंक गूगल करना पड़ा मुझे भी, ये मुझे भी इसका आइडिया नहीं है। बीजापुर और गोलकोंडा। ठीक, एक डिस्क्लेमर अभी तुरंत आया। देखो, कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे इस टाइम, जब मैंने बोला कि मुझे गूगल करना पड़ा तो सोचेंगे ये क्या मास्टर है, इसको पढ़ाने लिखाने आता नहीं, पता नहीं क्या खोल के बैठ गया चैनल अपना। ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चीजें होती हैं, क्योंकि हम भी मतलब इंसान का दिमाग है, हमारा भी इंसान लगता नहीं हूँ मैं, बात अलग है, लेकिन दिमाग मेरे पास भी इंसान का ही है। तो चीजें भूलती रहती हैं, और जहां तक मुझे याद है हमने ये चीज पढ़ी भी नहीं है इसमें। कुछ कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऐसे जो आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं। ठीक, जनरल बेस आते हैं। तो अगर वो बच्चे हैं तो उनके लिए मतलब उनसे मैं माफी मांगना चाहूंगा। इफ जात डिटरमाइंड अ मनसबदार्स रैंक एंड सैलरी, सवार इंडिकेटेड हिज। देखो, सवार भी यानी कि जो कैवलरी मैन थे वो भी रैंक ही डिफाइन करते थे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जिस मनसबदार के पास जितने ज्यादा कैवलरी मैन होते थे, जितने ज्यादा घुड़सवार होते थे, उस मनसबदार की रैंक उतनी ही ज्यादा होती थी। ठीक, तो इसका भी रैंक ही जाएगा आंसर। Abul Fazl, Akbar's friend and counselor, helped him frame the idea of। अच्छा, देखो, मुझे आइडिया तो याद है कि अबू फजल ने कौन सा आइडिया दिया था, लेकिन मुझे उसका टर्म नहीं याद है। ठीक, आइडिया बताता हूँ, टर्म के ऊपर पूछेंगे। आइडिया बेसिकली ये था कि हिंदूज और मुस्लिम्स को क्या करना है, बैलेंस करके चलना है, ताकि हम एक बैलेंस्ड टेरिटरी रन कर सकें। ठीक, ये आइडिया था। इस आइडिया के लिए टर्म का क्या यूज हुआ है उसको देखते हैं। टर्म क्या यूज हुआ है? What was the idea of Abu Fazl? What is the terminology used for Abu Fazl's idea?
मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, नाम देख लेना ऊपर, ठीक है। इसमें कुछ शो नहीं हो रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स, ठीक। कौन कौन से वो सेंट्रल प्रोविंसेस थे जो मुगल्स के कंट्रोल में थे? तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा तीसरा नंबर है, तीसरा है, ठीक। कौन कौन से थे? तो दिल्ली था एक प्रोमिनेंट, आगरा, वेस्ट बंगाल, तो ऐसे कुछ नाम क्या कर देना, मेंशन कर देना। फिर क्या है, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड द जागीर, ठीक। मनसबदार और जागीर के बीच में रिलेशन क्या था? तो मनसबदार और जागीर के बीच में बहुत ही प्यारा सा रिलेशन था, ठीक। वैसा नहीं जैसे तुम्हारे और उसके बीच में, वो तो प्यारा कहाँ है, वो तो छत्तीस आंकड़ा है? मनसबदार और जागीर के बीच में क्या रिलेशन था कि जागीर बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया होता था जो कि हर मनसबदार को मिलता था, किस चीज के लिए? ताकि वो वहां से टैक्स कलेक्ट कर सकें और वो टैक्स कलेक्ट करके क्या करें, अपने ऐशो आराम में उड़ा दें। नहीं, ऐसा नहीं होता था। ताकि वो उस एरिया से टैक्स कलेक्ट कर सकें और उस टैक्स को क्या कर सकें, उस टैक्स को अपने इनकम के लिए और अपने कैवलरी मैन को सैलरी देने के लिए, इन सारी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकें, इसलिए उसके लिए उनको जागीर अपॉइंट की जाती थी, ठीक। तो जागीर बेसिकली क्या होती थी? जागीर बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया होता था जो हर मनसबदार को प्रोवाइड किया जाता था उसके रेवेन्यू के लिए, ठीक। अच्छा, अच्छा ये तो हो गया। What was the role of the जमींदार in मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। तो पूछा गया है कि जमींदार का मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल था। तो बेसिकली जो जमींदार होते थे उनका क्या रोल होता था? जमींदार बेसिकली अलग अलग एरिया से टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे। जैसे मुगल डायनेस्टी ने जो टैक्सेस इंपोज किए, मान लो जैसे मुगल डायनेस्टी ने कहा कि इस क्रॉप पे हम इतना टैक्स लेंगे, तो उस टैक्स को लेने अकबर खुद तो जाएंगे नहीं, ठीक। वो अपने कुछ लोगों को वहां भेजेंगे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो ये जो टैक्स कलेक्शन का काम होता था, ये टैक्स कलेक्शन का काम बेसिकली किनका होता था? ये टैक्स कलेक्शन का काम होता था जमींदार का। नेक्स्ट है, हाउ वर द डिबेट्स विद रिलीजियस स्कॉलर्स इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अकबर्स आइडियाज ऑन गवर्नेंस, ठीक। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अलग अलग रिलीजियस स्कॉलर्स यानी कि अलग अलग रिलीजन की नॉलेज रखने वाले जो लोग थे, उनके साथ अकबर की जो डिबेट्स होती थी वो किस तरह से एक प्रॉपर गवर्नेंस फॉर्म करने में एक प्रॉपर गवर्नेंस फॉर्म करने में अकबर की उन डिबेट्स ने हेल्प की। तो बहुत सिंपल सा रीजन है कि जब अकबर की अलग अलग स्कॉलर्स के साथ, अलग अलग रिलीजन के स्कॉलर्स के साथ डिबेट होती थी, तो अकबर को एक वाइडर व्यू मिलता था, एक वाइडर आइडिया मिलता था कि किस रिलीजन की क्या डिमांड है और कौन सा स्टेप लेने से किस रिलीजन के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो सकता है। तो उन चीजों का ध्यान रखते हुए अकबर गवर्नेंस करता था, जिसके चलते अकबर के टाइम पीरियड का जो गवर्नेंस था वो बहुत स्मूथ था और हर रिलीजन को एक साथ अकोमोडेट करके चलने वाला था, ठीक है। Why did the Mughals emphasize their Timurid and not their Mongol descent, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मुगल्स अपनी तिमुरीद डिसेंट यानी कि वो तिमुरीद फैमिली से बिलोंग करते हैं ये मानते थे, ना कि खुद को वो मंगोल मानते थे। तो जब चैप्टर में स्टार्ट किया था, तो चैप्टर स्टार्ट करते से ही हमने देखा था कि मुगल्स दो फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक। मंगोल फैमिली से और तिमूर फैमिली से। मंगोल फैमिली का डिसेंट वो खुद को इसलिए नहीं मानते थे, खुद को मंगोल फैमिली के मेंबर इसलिए नहीं मानते थे क्योंकि मुगल्स के ही एक अपोजिंग ग्रुप उज्बेक्स भी क्या थे, मंगोल थे। इसी के चलते वो खुद को मंगोल के एंसेस्टर्स नहीं मानते थे, मंगोल के डिसेंडर्स नहीं मानते थे, खुद को क्या मानते थे? खुद को तिमुरीद फैमिली का मानते थे, ठीक। देखो, हर टीचर की अलग अलग अप्रोच होती है चीजों को समझाने की। मैं जब एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व कराने बैठता हूं ना, तो मैं सोचता हूं कि मैं हर क्वेश्चन के थ्रू तुमको पूरा चैप्टर रिकॉल करना चाहूँ, ठीक। तो इसी वजह से मैं एज इट इज सिर्फ पॉइंट टू द पॉइंट चीजें नहीं बताता हूँ, मैं उसके आसपास की जितनी चीजें हमने पढ़ी थी वो सारी एक बार रिकॉल करा देता हूँ और पॉइंट्स तो मैं तुमको दे देता हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्या है,
हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर? क्या पूछ रहा है कि लैंड रेवेन्यू जो पीजेंट्स से मिलता था मुगल्स को, वो किस तरह से मुगल डायनेस्टी को स्टेबल रखने में उसने हेल्प की। तो बहुत सिंपल सा रीजन है कि जो रेवेन्यूज कलेक्ट करते थे मुगल डायनेस्टी के लोग पीजेंट्स से, लैंड रेवेन्यूज जो आते थे, उससे ही मुगल एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। मुगल्स की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें होती थी, जो भी उनका डिफेंस सिस्टम होता था, वो सारा उसी से चलता था। ठीक, तो इसके चलते एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का। क्या चीज? एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर थी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की, जो लैंड रेवेन्यूज आती थी। Why was it important for the Mughals to recruit mansabdars from diverse backgrounds and not just Turanis and Iranis? तो ये पूछा है कि तुरानीज और ईरानीज के साथ साथ मुगल्स और भी अलग अलग ग्रुप्स के मनसबदार को क्यों अपॉइंट करते थे। उसका बहुत सिंपल सा रीजन क्या है? उसका बहुत सिंपल सा रीजन ये है कि मुगल्स ये नहीं चाहते थे कि पावर किसी भी एक कम्युनिटी के हाथ में या फिर किसी भी एक फैमिली के हाथ में कॉन्सोलिडेट रह जाए। वो चाहते थे कि पावर में हर कोई पार्टिसिपेट करे, ताकि सबसे पहली चीज तो अनजस्टिस ना हो, और दूसरी चीज पावर का सैचुरेशन ना हो, मतलब पावर किसी एक ही के पास स्थिर ना रह जाए और पावर स्विच करती रहे। इसी वजह से मुगल्स ने तुरानीज और ईरानीज के साथ बहुत सारे हिंदूज को, इंडियन मुस्लिम्स को, इनको भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया? इनको भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट बनाया। ठीक, ताकि दो रीजन की वजह से, सबसे पहले तो कि पावर सैचुरेटेड ना रह जाए, दूसरी चीज एक अनड्यू एडवांटेज ना मिले किसी को, और कोई भी वो ना हो, क्या बोलते हैं उसको, अनजस्टिस ना हो। Like the Mughal Empire, India today is also made up of many social and cultural units. Does this pose a challenge in national integration? ठीक, तो क्या कहा गया है? जैसा कि मुगल टाइम पीरियड में था, उसी के मुगल टाइम पीरियड की तरह ही आज के टाइम में भी इंडिया एक बहुत डाइवर्स कल्चर से बिलोंग करता है। मतलब इंडिया में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। तो क्या ये रीजनल एक, क्या पूछा है, तो क्या ये एक रीजनल इंटीग्रेशन में, यानी कि लोगों को एक साथ एकजुट करने में ये कोई प्रॉब्लम है? तो ऐसा नहीं है। अलग अलग डाइवर्सिटीज के लोग होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट ना कर पाना वो प्रॉब्लम है। क्या कहा सर? समझ में नहीं आया? देखो, बहुत सिंपल चीज है कि एक, क्या एग्जांपल है, एक परिवार को मान लेते हैं। मान लो एक जॉइंट फैमिली है, उस जॉइंट फैमिली में 10 लोग रह रहे हैं। तो उन 10 लोग का रहना उस जॉइंट फैमिली में बड़ी बात नहीं है, उन 10 लोग के रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब वो 10 लोग एक साथ ना रहे और एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहें, झगड़ा करते रहें। ठीक, उसी सेम तरह से किसी कंट्री में डाइवर्स पॉपुलेशन होना प्रॉब्लम नहीं है। किसी कंट्री में अगर बहुत अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंट्री डिवाइडेड है। नहीं, एक कंट्री तब तक डिवाइडेड नहीं है जब तक उसके लोग आपस में लड़ नहीं रहे हैं। ठीक, तो इंडिया का डाइवर्स कल्चर से बिलोंग करना इज नॉट अ प्रॉब्लम अनटिल एंड अनलेस कि इंडिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटीग्रल कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो रहा हो। ठीक, peasants were vital for the economy of the Mughal Empire. Do you think that they are as important today? Has the gap in the income between the rich and the poor in India changed a great deal from the period of the Mughals? ठीक, अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 दो पार्ट्स में है, दो क्वेश्चंस हैं। पहला इसने पीजेंट्स के बारे में पूछा है, और दूसरा इसमें इकोनॉमिक गैप के बारे में पूछा है। ठीक, पीजेंट्स के बारे में पूछा है और इकोनॉमिक गैप के बारे में पूछा है। सबसे पहले अगर बात करें, सबसे फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का पूछा है, उसमें पीजेंट्स के बारे में पूछा है। क्या पूछा है? उसमें ये पूछा है कि मुगल टाइम पीरियड में पीजेंट्स एक वाइटल रोल प्ले करते थे। किस चीज में? मुगल से एक वाइटल रोल प्ले करते थे इकोनॉमी में। ठीक, तो क्या आज भी वैसी सेम कंडीशन है कि मुगल से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में? तो यस, इट इज राइट, मुगल से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आज भी इकोनॉमी में। क्यों?
क्योंकि आगे चल के क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ोगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे कि आज भी लगभग कितने, मुझे एग्जैक्ट जगह नहीं आते, लेकिन फिर भी आई थिंक, हाँ, आज भी आई थिंक इंडिया का 42% जो इकोनॉमी आ रही है, मतलब इंडियन इकोनॉमी में जो 42% शेयर है वो आज भी एग्रीकल्चरल सेक्टर का है, यानी कि पीजेंट्स का है। तो लाइक द मुगल पीरियड आज भी पीजेंट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमी में। ठीक, पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि इकोनॉमिक गैप के बारे में पूछा है। क्या पूछा है कि मुगल्स के टाइम पीरियड में जैसा इकोनॉमिक गैप था कि कुछ लोग अमीर थे कुछ लोग गरीब थे, तो क्या आज भी ऐसा देखने को मिलता है? तो यस, आज भी हमको इंडिया में ऐसे देखने को मिलता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जैसे अंबानी साहब, ठीक, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम पैसा है, हम हैं, ठीक। तो वो गैप हमको आज भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कंट्री में जिनके पास बहुत पैसा है, कुछ लोग ऐसे जिनके पास पैसा नहीं है, और ये गैप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी एक्टिविटी दी है। द मुगल एम्पायर left its impact on the different regions of the subcontinent in a variety of ways. Find out if it had any impact in the city, village or region in which you live. ठीक है, तो ये क्या है? ये सिंपली एक फन एक्टिविटी है। एक्टिविटी में करना क्या है, इसमें ये कहा है कि मुगल पीरियड में मुगल्स ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा इंडिया पे, मतलब मुगल टाइम पीरियड बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इंडिया पे। तो आप ये चेक करो, एक की लिस्ट बनाओ कि मुगल टाइम पीरियड का जो कोई इम्पैक्ट है कि नहीं है आपकी सिटी पे, विलेज पे, या फिर जिस भी रीजन में आप रह रहे हो वहां पे कोई इम्पैक्ट है कि नहीं है। भाई मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूँ, यहाँ भर भर के मुगल टाइम पीरियड के इम्पैक्ट है। ठीक, तो वो तुम्हारे एरिया में जैसा होगा वैसा लिख देना। ठीक, अब पानी पी लो, बताता हूँ फिर। अब वो घड़ी आ गई जिसका तुमको बहुत बेसब्री से इंतजार था। कौन सी घड़ी आ गई? मैंने कहा था तुम लोग वाली क्लास में कि मंडे वाली क्लास में मैं तुमको एक पूरा प्लानर दे दूंगा कि किस तरह से तुम लोग की छुट्टियां हो रही हैं, कब से छुट्टियां हो रही हैं, कब से वापस क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, आज डेट है 26 मई, ठीक, 26 मई आज डेट है। आज हमारी हिस्ट्री की एनसीईआरटी हो गई। ठीक, ये एनसीईआरटी और चैप्टर भी कंप्लीट, ये पहले लिख देने दो, चैप्टर कंप्लीट। ठीक, अब देखो आज 26 मई है, आज हमारा हिस्ट्री के एनसीईआरटी के साथ चैप्टर खत्म। कल भाई 27 मई है, 27 मई को हमको करना है पॉलिटिक्स की हिस्ट्री। देखो अब यहाँ पे शेड्यूल में थोड़ा चेंज है, कल वैसे हम हिस्ट्री करना है चैप्टर उठाते, लेकिन क्योंकि तुम्हारी छुट्टियां होने वाली हैं, मैं तुमको छुट्टियां देने वाला हूं, इसी वजह से कल हम हिस्ट्री का चैप्टर ना उठाते हुए कल हम पॉलिटिक्स का चैप्टर, मतलब पॉलिटिक्स का चैप्टर उठाएंगे। जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसके हम एनसीईआरटी कर लेंगे। ठीक, कौन सा चैप्टर था? द वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। उस चैप्टर का हम एनसीईआरटी कर लेंगे कल 27 को। ठीक, अब छुट्टियां शुरू होती हैं 28 मई से। 28 मई से छुट्टियां शुरू होती हैं, 28 मई यानी कि वेडनेसडे। अब वेडनेसडे से छुट्टियां चलेंगी कब तक? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, नहीं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 8 दिन। ठीक, यानी कि 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4। ठीक, इट विल गो अंटिल 4th मई। ठीक, 28 से शुरू होंगी, 4 मई तक जाएंगी। 4 मई यानी कि थर्सडे, 4 मई यानी कि थर्सडे। एक मिनट मैं कैलेंडर चेक कर लूं, आनी पता चले कोई और डेट बता के चला जाऊं मैं। कैलेंडर 4 मई, मई क्यों लिख दिया मैंने, जून चलेगा ना, जून, सॉरी देखो मैंने कहा था ना 5 मई, 5 जून सॉरी, 5th जून। 5 जून से हम ज्योग्राफी का चैप्टर उठाते हुए 5 जून से हम वापस से अपनी क्लासेस क्या करेंगे, वापस से अपनी क्लासेस रिज्यूम करेंगे। कब से? 5 जून से। ठीक है,
तो 28 से 5 तक तुम लोग की छुट्टियां हैं, हम ज्योग्राफी का चैप्टर उठाएंगे और फिर उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। एंड करते हैं यहाँ से इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट कल वाली क्लास में। कल वाली क्लास में याद रखना हम क्या करने वाले हैं, पॉलिटिक्स की एनसीईआरटी करने वाले हैं, तो एनसीईआरटी एक बार पढ़ के आना, रिवीजन करके आना जितना पढ़ाया था। ठीक, कल बाकी उसके में एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। ठीक, बाय बाय।